नमस्कार। राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके पहले क्लास में हम लोग हर टाग समिति के बारे में अध्ययन किए। आज उसके आगे चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम जानते हैं केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन कब हुआ और किस आयोग के सिफारिश के फलस्वरूप हुआ, क्योंकि ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, विभिन्न परीक्षाओं में आता भी है कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन 1935 में किस आयोग के सिफारिश के फलस्वरूप हुआ। तो इसका उत्तर है हर टाग समिति के सिफारिश के फलस्वरूप 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन इसके पहले भी गठन हो चुका था, लेकिन वो नियमित नहीं चला था, इसलिए उसको व्यवस्थित करने के लिए इसका पुनर्गठन किया गया, जिससे वो सिस्टम से आगे काम करे। फिर सरकार ने इस समिति के सलाह पर सरकार को इस समिति केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड जो थी वो पुनर्गठन समिति थी, उनके सलाह पर शिक्षा के पुनर्गठन के लिए आगामी शिक्षा के पुनर्गठन के लिए 2 विशेषज्ञ कमेटी के गठन का प्रस्ताव दिया गया, तो सरकार ने स्वीकार किया। तो 2 विशेषज्ञ जिनका नाम है मिस्टर वुड और मिस्टर ए वाट, और कहीं का आ वाट लिखा रहता है, ये थोड़ा सा नाम कई जगह भिन्न भिन्न मिल जाता है। तो इन विशेषज्ञ को कमेटी के अंतर्गत नियुक्त किया एवं इनको शिक्षा के पुनर्गठन के लिए प्रस्ताव सौंपा, और ये 2 विशेषज्ञ गहन मंथन किए, भारतीय परिस्थिति का शिक्षा का अध्ययन करने के बाद इन्होंने 1935 में एक प्रस्ताव अपना सरकार को सौंपा। उसी प्रस्ताव को वुड एवर्ड रिपोर्ट 1937 कहते हैं। इन्होंने अपने उस शिक्षा के पुनर्गठन के लिए कुछ नए पाठ्यक्रम को लागू करने की सिफारिश की, क्योंकि इसके पहले जो पाठ्यक्रम थे वो सब पुराने हो गए थे। कुछ उसमें नवीनता लाने के लिए तकनीक विकास के अंतर्गत इन्होंने जो प्रस्ताव रखे उसकी चर्चा करते हैं। इन्होंने शिक्षा में तकनीकी विकास के लिए एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम या व्यावसायिक संस्थान खोलने का सिफारिश की कि एक व्यावसायिक संस्थान खोला जाए, जिसमें पॉलिटेक्निक एक नया शब्द है, पॉलिटेक्निक कॉलेज या पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम को लागू किया जाए। पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम उसको कहते हैं जहां व्यावसायिक तकनीकी और आदि पाठ्यक्रम का डिप्लोमा कोर्स होता है। तो जो ये शिक्षा थी इसमें टेक्निकल के लिए पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम लागू का प्रस्ताव रखा गया एवं उसके अंतर्गत तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, कृषि आदि पाठ्यक्रम को लागू करने की सिफारिश की कि इस पॉलिटेक्निक के अंतर्गत इन पाठ्यक्रम को लागू किया जाए, और ये डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत ये पाठ्यक्रम रखे गए। आज भी हमको पॉलिटेक्निक का स्वरूप देखने को मिल जाता है। पॉलिटेक्निक संस्थान 2 प्रकार के होते हैं, सरकारी और गैर सरकारी। सरकारी और गैर सरकारी का मतलब है निजी संस्थान, जिसमें विभिन्न प्रकार के ऐसे तकनीकी पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसमें आजकल के बच्चे उसमें जाकर के अपने रुचि के अनुसार उस पाठ्यक्रम का अध्ययन करते हैं। आइए इसके आगे चर्चा करते हैं। ये बहुत संक्षिप्त था, इसलिए थोड़ी जानकारी देना जरूरी था कि उसी शिक्षा के क्रम में ये बीच की छोटी सी कड़ी थी। इसको बताने के बाद आज हम लोग अध्ययन करेंगे वर्धा शिक्षा सम्मेलन। जब वर्धा शिक्षा सम्मेलन का नाम लेते हैं तो महात्मा गांधी का नाम स्वतः आ जाता है। इसके बारे में इसकी पृष्ठभूमि जानेंगे, बेसिक शिक्षा के उद्देश्य जानेंगे, फिर गांधी जी ने शिक्षा में कौन कौन से पाठ्यक्रम लागू करने पर बल दिया उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले वर्धा शिक्षा सम्मेलन 23 अक्टूबर 1937 को वर्धा में एक सम्मेलन के अंतर्गत बुलाया गया था। गांधी जी अपने इस प्रस्ताव में खुली चर्चा के लिए बुद्धिजीवी वर्ग को एकत्र किए एवं उस पर विचार करने के बाद जो प्रस्ताव आया वो प्रस्ताव अपने शिक्षा नीति में लागू किए। पहले चर्चा करते हैं वर्धा शिक्षा सम्मेलन। इसको अन्य नाम से भी जानते हैं, इसको कई नाम से जाना जाता है। वर्धा शिक्षा सम्मेलन अक्टूबर 1937, इसके अन्य नाम है, इस पर चर्चा कर लें। वर्धा शिक्षा समिति, वर्धा शिक्षा समिति,
बेसिक शिक्षा और बुनियादी शिक्षा और नई तालीम और बुनियादी तालीम और वर्धा योजना। देखे इनका कितना नाम है, वर्धा शिक्षा सम्मेलन का विभिन्न नाम है। अलग अलग तरीकों से परीक्षा में या कहीं पूछ लिया जाता है कि नई तालीम क्या है, या 1937 की नई तालीम। तो उस समय अगर आपको नहीं पता है तो आप भ्रमित हो जाएंगे, इसलिए इनका जो अन्य नाम है आपके दिमाग में रहेगा, तो आप किसी भी प्रश्न को अच्छे से हल करेंगे। आइए आगे चर्चा करते हैं। गांधी जी ने एक खुली बहस के लिए वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन 1937 में बुलाया। एक प्रश्न और बनता है कि वर्धा शिक्षा सम्मेलन के अंतर्गत जो एक सम्मेलन बुलाया गया उसका क्या नाम था? उसका नाम था अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन। या ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन किस शिक्षा नीति के अंतर्गत बुलाया गया या संबंधित है? तो वर्धा शिक्षा नीति या बेसिक शिक्षा नीति, आप कुछ भी कह सकते हैं। इसमें गांधी जी ने समाज के बुद्धिजीवी वर्ग, जिसमें विद्वान, शिक्षा शास्त्री, महान साहित्यकार, समाज सुधारक, राष्ट्रीय नेता आदि बुद्धिजीवी वर्गों को बुलाया, और मुख्य उद्देश्य था कि अपनी शिक्षा नीति पर खुली बहस करना एवं सबका विचार लेना। जब इतने सारे बुद्धिजीवी वर्ग एक साथ एकत्र होंगे तो जो बात गांधी जी रखेंगे या कोई व्यक्ति रखेगा, तो उन बातों में इन नए उपस्थित बुद्धिजीवी वर्ग जो उसमें समावेश करेंगे और अनावश्यक जो विषय वस्तु को हटाएंगे, बिंदु हटा करके, और कुछ नए बिंदु को उसमें शामिल करेंगे। उसके बाद जो प्रस्ताव आएगा, जो नीति आएगा, जो प्रारूप आएगा, वो बेस्ट होगा। इसलिए गांधी जी ने ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग को समाज में जो विशेष स्थान रखते थे उनको एकत्र किया और खुली बहस का मतलब उसमें सबको बोलने का अधिकार था कि इसमें क्या किया जाए, जो प्रस्ताव है सही है, इसमें कौन सी नई बातें रखी जाए, क्या उसमें सुधारात्मक कदम उठाया जाए जिससे भविष्य में इस शिक्षा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सके। इसके लिए गांधी जी ने समझदारी से काम किए। खुली बहस के लिए एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन बुलाया और उसमें अपने प्रस्ताव को रखा, और बुद्धिजीवी ने मंथन किया, और मंथन के बाद उन्होंने जिस प्रकार से अपने उस प्रस्ताव में से कुछ बिंदुओं पर उन्होंने प्रकाश डाला, उस पर चर्चा करते हैं। फिर इसके बाद गांधी जी का जो बेसिक शिक्षा संबंधी उद्देश्य था उसकी चर्चा करेंगे इस क्लास में या अगले क्लास में। फिर उसके बाद गांधी जी द्वारा जो बेसिक शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम रखे गए उसमें कौन कौन विषय पर उन्होंने विशेष बल दिया उसकी चर्चा करेंगे। आइए चर्चा करते हैं। इस सम्मेलन में जो बुद्धिजीवी ने अपनी बात को रखा या सिफारिश को रखा उसकी सर्वप्रथम चर्चा करते हैं। सभी एक मत से कहे कि बालकों को 7 वर्ष तक अनिवार्य शिक्षा दिया जाना चाहिए। बालक जब तक 7 वर्ष का है उसको प्राथमिक अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। यानी शिक्षा पर सभी ने एक मत से सहमत होते हुए बल दिया कि 7 वर्ष तक बालक को, जन्म से 7 वर्ष तक जब से पढ़ाई के लिए जाता है, 7 वर्ष तक बालक को अनिवार्य और निःशुल्क, ध्यान दीजिएगा, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा पर सभी बुद्धिजीवी वर्ग ने अपना मत दिया कि ऐसा होना चाहिए। आगे शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रखा जाए। शिक्षा का जो माध्यम है जो हमारी मातृभाषा रखा जाए, जिससे बच्चे के अंदर जो पाठ्यक्रम सीखने की रुचि होती है, समझदारी का जो उसका ज्ञान होता है वो अधिक होगा। क्योंकि मान लीजिए हम हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी पाठ्यक्रम है, तो जो पाठ्यक्रम बताया जाएगा समझाया जाएगा हमारे समझ में आएगा। लेकिन वही पाठ्यक्रम मान लीजिए अन्य भाषा का हो तो हमको उस भाषा को समझने में कुछ समय लगेगा, शायद हम उस पाठ्यक्रम के सब बातों को जल्दी ना समझ पाए। इसीलिए इस नीति के समर्थन में या वर्धा शिक्षा सम्मेलन में गांधी जी का तो मत था ही, अन्य बुद्धिजीवी का मत भी था कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए, जिससे बच्चा उसको पाठ्यक्रम को अधिक से अधिक सीखे और रुचि ले। आगे चर्चा करते हैं
किसी एक शिल्प कौशल को सिखाने की व्यवस्था, यानी किसी एक शिल्प कौशल को सिखाने की व्यवस्था का मतलब है बच्चों को तमाम ऐसे पाठ्यक्रम हैं जो शिल्प कौशल संबंधित है, उसमें से एक अनिवार्य रूप से, फिर से ध्यान दीजिए, किसी एक शिल्प कौशल को सिखाने की व्यवस्था हो। जो शिल्प कौशल के गुण है उसमें से कोई एक, विभिन्न पाठ्यक्रम है आगे चर्चा करेंगे, उनमें से किसी एक की सिखाने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से हो। क्यों? क्योंकि बच्चा जब शिल्प कौशल का गुण एक सीखेगा तो जीवन में आत्मनिर्भर होगा आने वाले भविष्य के लिए। गांधी जी की और बाकी बुद्धिजीवी की ये सोचती कि जब उसको अनिवार्य रूप से शिल्प कौशल के एक गुण का या पाठ्यक्रम की जानकारी दी जाएगी तो वो तो जानेगा ही, और जीवन में कभी आवश्यकता पड़ेगा तो आत्मनिर्भरता के लिए वही सीखा हुआ गुण उसको काम आ सकता है। इसके बाद उन्होंने कहा हस्तशिल्प शिक्षा बच्चों के वातावरण के अनुसार हो, अर्थात जो हस्त शिक्षा है यानी हाथ से बनाने वाली जो शिक्षा है या पाठ्यक्रम है वो बच्चों के वातावरण के अनुकूल हो। जैसे भारत का वातावरण है, ग्रामीण है या जो क्षेत्र है उसमें से उनके वातावरण के अनुकूल जब दिया जाएगा तो बच्चों को जो हस्तशिल्प की जानकारी है उनको कुछ नया नहीं लगेगा ये तो हमारे आसपास का चीज है। जैसे तमाम चीज है, जैसे कताई बुनाई, गत्ता है या अन्न है, तकली कातना, आगे चर्चा करेंगे, सूत बनाना आदि। जब उनके वातावरण के आसपास में से कोई एक हस्तशिल्प पाठ्यक्रम या विभिन्न पाठ्यक्रम को रखा जाएगा तो उस पाठ्यक्रम को वो अच्छे सीखेंगे। इसका ये कहने का मतलब हुआ कि हस्तशिल्प के अंदर जो पाठ्यक्रम रखा जाए वो हमारे आसपास के वातावरण से मिलता हो या आसपास के वातावरण में हो, बच्चा उसको पहले से जानता हो, थोड़ा जानता हो, अलग बात है। जब उसको ये लगेगा अरे ये तुम जानते हैं, यही हमारे विषय में है, हमारे पाठ्यक्रम में, तो उसको कुछ नया नहीं लगेगा, पुराना लगेगा, जाना समझा लगेगा, जिससे बच्चे उसको सीखेंगे। इस प्रकार वर्धा शिक्षा सम्मेलन में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन के अंतर्गत कुछ बातों पर सारे विद्वान एक मत होकर के इन बातों पर अपनी राय देते हैं। उसके बाद इस सभा के अध्यक्षता के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन को नियुक्त किया जाता है, जो अपनी इस वर्धा रिपोर्ट को एक साल बाद 1938 में देंगे, जो आगे चर्चा करेंगे गांधी जी की शिक्षा नीति के बाद। इस प्रकार हम लोगों ने जाना गांधी जी की जो शिक्षा नीति थी वो कितनी दूरदर्शिता थी एवं कितने उच्च कोटि की थी। इस प्रकार आज हम लोग अध्ययन किए। अगले क्लास में गांधी जी की शिक्षा नीति के उद्देश्य एवं अन्य बातों को जानेंगे। नमस्कार।